अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो में बात करेंगे पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की, वजह से इंपॉर्टेंट टॉपिक। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ बेसिकली होती क्या है? इट इज़ अ क्रॉनिक म्यूकोजल अल्सरेशन विच इज़ अफेक्टिंग द डुओडेनम or your stomach, and it is almost always associated with H. pylori infection, NSAIDs का यूज़ और सिगरेट स्मोकिंग। बेसिकली होती क्या हमारे गैस्ट्रिक एंट्रम के लेवल पे या प्रॉक्सिमल डुओडेनम के लेवल पे ड्यू टू क्रॉनिक H. pylori इन्फेक्शन होता क्या है, आपकी वो ये कहते हैं म्यूकोजा की अल्सरेशन होने लग जाती है, विच इज़ नोन एज पेप्टिक अल्सर डिजीज़। और ये होता क्यों है? जब क्रॉनिक H. pylori का इन्फेक्शन जो वो के एंट्रम को इन्फेक्ट करो, स्टमक के एंट्रम को, क्योंकि हमने H. pylori गैस्ट्राइटिस में पढ़ा था कि जब स्टमक का एंट्रम इफेक्ट होते हैं, एज ए रिजल्ट होता है कि एंट्रम के इफेक्ट होने की वजह से ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन होती है, ज़्यादा गैस्ट्रिन की सिक्रीशन होती है। जब ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन होगी, दैट वुड लीड टू ज़्यादा चांसेस ऑफ हैविंग अल्सरेशन। वेयर एज जब ये होता है कि अगर तो जो क्रॉनिक H. pylori का इन्फेक्शन है वो गैस्ट्रिक फंडस या बॉडी तक अफेक्ट कर गया हो और वहाँ पे वो करे, तो उसमें एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस हो जाता था, जिसकी वजह से एसिड की सिक्रीशन कम होती थी। इसलिए जब भी एंट्रम पे हमारा H. pylori इन्फेक्शन होता है उसमें पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं ड्यू टू इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। वेयर एज अगर तो वो फंडस से बॉडी को अफेक्ट कर रहा होता है H. pylori, उसमें एट्रोफी हो जाती है स्टमक की, जिसकी वजह से गैस्ट्रिन और अपना गैस्ट्रिक एसिड बनता नहीं प्रॉपर्ली। एज रिजल्ट में पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का चांसेस काफ़ी कम होते हैं। अलग से उन्होंने ये बताया हुआ कि और क्या क्या कॉज हो सकते हैं कि इफ़ द एसिड इज सिक्रीटेड बाय एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा विद इन द डुओडेनम या इलियल मैकल डायवर्टिकुलम या इसोफेजियल एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा। मेन जो चीज़ें हैं, ये टेबल अच्छे इंपॉर्टेंट है। कभी कभी रिस्क फैक्टर्स फॉर पेप्टिक अल्सर डिजीज पूछ ले जाते हैं। रिस्क फैक्टर्स के लिए ये टेबल अच्छे से याद कर लेना, इसमें से एटलीस्ट 4 या 5 कॉज तो इसमें से पता होनी चाहिए। 3 तो उन्होंने ऊपर ही बता दी। एनसेड्स का यूज़, H. pylori तो हर हाल में इतने, एंड सिगरेट स्मोकिंग अलग से भी इसमें से 1-2 जो हैं वो ये कहते हैं याद कर सकते हैं। टेबल अच्छा दिया हुआ है। एपिडेमोलॉजी में ये रखने ज़्यादातर जो एडल्ट हु आर ओल्डर देन 60 years ऑफ एज, उनमें ज़्यादा पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के हमको सिम्टम्स मिलते हैं। पैथोजेनेसिस भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि यूजली रिजल्ट्स ड्यू टू imbalances between the defense mechanism and the damaging factors which are causing chronic gastritis। मेन ये चीज़ याद रखनी है कि पेप्टिक अल्सर डिजीज डेवलप एट द बैकग्राउंड ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, जो उन्होंने यहाँ पे भी बताया हुआ है। प्रॉक्सिमल डुओडेनम को इन्वॉल्व कर सकती है, या हमारा जो स्टमक आता है, स्टमक में गैस्ट्रिक एंट्रम को, या यूजली जो हमारा लेसर कर्वेचर होता है नियर द इंटरफेस ऑफ बॉडी एंड एंट्रम, उस जगह पे पेप्टिक अल्सर डिजीज मिलती है। जो पेप्टिक अल्सर्स होते हैं सोलिटरी यानी सिंगल लीजन्स होते हैं, 80% ऑफ द टाइम सिंगल लीजन्स मिलते हैं, राउंड टू ओवल शेप के होते हैं, एंड दे आर शार्पली पंच्ड आउट डिफेक्ट मिलता है। शार्पली पंच्ड आउट डिफेक्ट उन्होंने दिखाया हुआ भी है, ये एक पेप्टिक अल्सर है कि पंच्ड आउट डिफेक्ट, बिल्कुल इस तरह का पंच्ड आउट डिफेक्ट इस तरह का इसमें हमको मिलता है। एंड जो म्यूकोजल मार्जिन्स होती हैं, जो आसपास की म्यूकोजा की मार्जिन्स हैं, दे आर यूजली इन लेवल विद द सराउंडिंग म्यूकोजा और दे मे बी ओवर हैंगिंग द बेस। ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इसलिए क्योंकि अगर तो कोई कैंसर होगा स्टमक का, तो स्टमक में जो हमको मार्जिन्स मिलती हैं दे आर हीप्ड अप मार्जिन्स, वेयरएज जो अल्सर के केस में हमें जो मार्जिन्स मिलती हैं, जो म्यूकोजल मार्जिन्स, दे आर नॉट हीप्ड अप, दे आर इन लेवल विद द सराउंडिंग म्यूकोजा या दे आर ओवर हैंगिंग द बेस। डेप्थ ऑफ द अल्सर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें ये देखा जाता है कि स्टमक के लेवल पे पेप्टिक अल्सर बन जाए तो उसमें यही होता है, क्योंकि वी नो फ्रॉम आवर एनाटमी के स्टमक की 3 मस्कुलर रेड्स होती थी। एज ए रिजल्ट इतना कोई वो क्या कहते हैं उसकी डेप्थ इतना ज़्यादा वो डेंजरस नहीं होती। परफोरेशन हाँ हो सकती है, अलबत्ता अल्सर की परफोरेशन किसमें हो सकती है? पेरिटोनियल कैविटी में हो सकती है, जो कि फिर ज़्यादा एज अ सर्जिकल इमरजेंसी बन जाती है। एंड ये देखा गया कि इस तरह में हम उसको डायग्नोस किस तरह करेंगे कि फ्री एयर अंडर द डायफ्राम ओवर the on upright abdominal radiograph will be seen. The base of the peptic ulcer is usually smooth and clean. Active ulcers will be lined by a thin layer of fibrinoid debris and predominantly neutrophilic inflammatory infiltrate नजर आ रहा होगा। और beneath these active ulcers हमको हीलिंग की चीज़ें मिल रही होंगी कि ग्रैनुलेशन टिश्यू मिल रहा होगा विद इमेच्योर वेसल्स, मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स एंड अ फाइब्रस या कोलेजिनस स्कार विच विल बी फॉर्मिंग द बेस ऑफ द अल्सर्स। अगर तो स्कारिंग से कोई लार्ज वेसल्स इन्वॉल्व हो जाए तो उनमें ये कि उनमें हेमरेज भी कॉज कर सकता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि यूजली दे कम इनटू क्लिनिकल अटेंशन ड्यू टू एपिगैस्ट्रिक बर्निंग या एकिंग पेन। और उसके अलावा कौन कौन से क्लिनिकल सिम्टम्स मिल सकते हैं? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हेमरेज, परफोरेशन के जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल सिम्टम्स मिलते हैं कि जो पेन होता है यूजली occurs 1 to 3 hours आफ्टर द मील्स ड्यूरिंग द डे, एंड दैट पेन इज वर्सन एट नाइट बिटवीन 11 PM and 2 AM, एंड दैट पेन इज यूजली रिलीव बाय टेकिंग एल्कलाई और फूड। एल्कलाई में हमारे पास म्यूकेन आ गई या मिल्क प्रोडक्ट्स आ गए। नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग, बेल्चिंग, वेट लॉस, इस तरह के हमको सिम्टम्स मिलते हैं। तो कोई पेनिट्रेटिंग अल्सर हो, पेनिट्रेटिंग अल्सर कहते हैं कि जो पेन है दैट माइट बी रेफर टू द बैक और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट और योर चेस्ट विच मे बी misinterpreted as some cardiac pathology।
इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि एक तो एच पाइलोरी को रेडिकेट किया जाए, जो कि हमने थर्ड में पढ़ ली थी कि क्वाड्रुपल थेरेपी और ट्रिपल थेरेपी से। दूसरा एसिड की न्यूट्रलाइजेशन की जाए यूजली और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स से। और बेसिकली जिन भी चीज़ों की वजह से पेप्टिक अल्सर बनने लाइक एनसैड्स हो गए या कॉक्स2 इनहिबिटर हो गए, स्मोकिंग वगैरह हो गई, तो उस चीज़ का यूज है कम किया जाए। एंड कॉम्प्लिकेशन कभी कभी पूछी जा सकती हैं एच पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की, तो कॉम्प्लिकेशन याद रखनी। 3 मेन कॉम्प्लिकेशन होती है। सबसे फर्स्ट इज़ योर ब्लीडिंग, then is your perforation second most, and last is your obstruction, bleeding, perforation, obstruction, BPO. That's the क्या कहते हैं all about peptic ulcer disease which you should know. तो आई होप इसी समझ में आ गया हो एंड थैंक यू। ये जो दोनों टेबल्स हैं इनको अच्छे टेबल्स, ये तो तीन ही चीज़ें कि ब्लीडिंग, परफोरेशन, ऑब्स्ट्रक्शन, ये टेबल को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। थैंक यू।